नमस्कार। लोको TSD बाय राजीव कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न में CLI का पेपर जो 1/12/2024 में हुआ था, उसके प्रश्न में हम लोग यातायात, इलेक्ट्रिक एंड TRD क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न ये है, दी डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLV, यानी होम सिग्नल से BSLV की दूरी कितनी होती है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं, जैसे एक होता है SLV शंटिंग लिमिट बोर्ड और एक होता है BSLV। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। तो ये बोर्ड B क्लास स्टेशन पर लगाए जाते हैं SLV, और सिंगल लाइन में SLV लगाया जाता है। 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में होम से इसकी दूरी 400 मीटर होता है और मल्टी स्पेक्ट में इसकी होम सिग्नल से दूरी 180 मीटर होता है। अब आते हम BSLV पे। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, ये B क्लास स्टेशन डबल लाइन सेक्शन में लगाया जाता है। इसकी होम सिग्नल से दूरी 180 मीटर होता है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLV, यानी BSLV की दूरी कितनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्टैंडर्ड थर्ड आर इंटरलॉकिंग मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर द ट्रेन मेन लाइन अप टू kmph। स्टैंडर्ड थर्ड आर इंटरलॉकिंग स्टेशन पर SML ट्रेन के लिए मेन लाइन ट्रेन के लिए अधिकतम गति कितने किमी प्रति घंटा अनुमति है। तो यदि स्टैंडर्ड फर्स्ट है आर रिवाइज तो स्पीड 50 kmph मेन लाइन, स्टैंडर्ड सेकेंड रिवाइज है तो स्पीड 110 kmph मेन लाइन, यदि स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज है तो स्पीड 140 kmph और स्टैंडर्ड फोर्थ रिवाइज है तो स्पीड 160 kmph। तो प्रश्न में स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 140 kmph, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट इंडिकेटर वेरिएबल अवेलेबल सेल शो ड्यूरिंग एंड डे लाइट ड्यूरिंग नाइट द पॉइंट द सेट फॉर द लूप लाइन। यदि पॉइंट इंडिकेटर जहां भी उपलब्ध हो, दिन के दौरान, नवरात्र के दौरान लाइट दिखाएगा लूप लाइन की। यदि लूप लाइन का पॉइंट इंडिकेटर सेट होता है तो दिन में कोई टारगेट नहीं तथा रात में ग्रीन टारगेट दिखाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डबल लाइन B क्लास स्टेशन 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सेक्शन, स्टेशन सेक्शन लाइन बिटवीन सिग्नल टू सिग्नल इन आइदर डायरेक्शन। डबल लाइन पर B क्लास स्टेशन पर दो पहलू सिग्नलिंग स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन किसी भी दशा में सिग्नल से सिग्नल के बीच नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अब इसका ऑप्शन हो जाता है, इसको पहले हम देखते हैं स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन जो होता है, स्टेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेशन सेक्शन किसे कहते हैं। स्टेशन सेक्शन ये B क्लास स्टेशन पर पाए जाते हैं। ये जो दो लगातार ब्लॉक सेक्शन के बीच में स्थित होता है। इसका यदि पहला देखेंगे कि दो संकेती व्यवस्था में 2 एस्पेक्ट में स्टेशन सेक्शन, यदि डबल लाइन है तो होम सिग्नल से अंतिम सिग्नल के बीच में होता है। स्टेशन सेक्शन 2 एस्पेक्ट में डबल लाइन में होम सिग्नल से लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में होता है। यदि यही 2 एस्पेक्ट में सिंगल लाइन हो तो एडवांस स्टार्टर या शंटिंग लिमिट बोर्डों के बीच में, यदि दोनों न हो तो होम सिग्नल के बीच में, यदि होम सिग्नल भी नहीं है तो दोनों के सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंटों के बीच में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टी एस्पेक्ट स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन
डबल लाइन पर सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट और अंतिम रोग सिग्नल के बीच पीएसएलवी के अंतिम रोग सिग्नल के बीच स्थित होता है। सिंगल लाइन पर दोनों ओर एडवांस स्टार्टर सिग्नलों एवं शंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच यदि दोनों न हो तो दोनों ओर सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंटों के बीच स्थित होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा होम सिग्नल टू लॉस्ट स्पैम सिग्नल, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन डबल लाइन क्लास, किस क्लास के स्टेशन पर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग स्टेशन सेक्शन लाइन इन द बिटवीन द आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एंड द लास्ट स्टॉप सिग्नल। डबल लाइन क्लास स्टेशन पर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग पर स्टेशन सेक्शन किसी भी दिशा में स्टेशन से सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में होता है। इसके पहले अभी हमने बताया कि सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट और लास्ट स्टॉप सिग्नल हो तो यह किस क्लास में होता है, तो बी क्लास स्टेशन पर होते हैं, अर्थात डबल लाइन बी क्लास स्टेशन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी का बी क्लास स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 6 खाली स्थान है इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर टू डिस्टेंस सिग्नल टू द अप्रोप्रिएट, जब भी 2 डिस्टेंस सिग्नल दिया जाते हैं वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिग्नल वार्निंग बोर्ड। डबल डिस्टेंस पर सिग्नल वार्निंग बोर्ड नहीं लगा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 सिग्नल ओवरलैप इन द एमएसीएल, सिग्नल ओवरलैप इन द एमएसीएल शैल नॉट बी लेस देन which shall be restored from on सिंगल लाइन। सिंगल लाइन अर्थात सिंगल लाइन पर एमएसीएल से अप्रैल ओवरलैप से कम दूरी होना चाहिए जिसे गिना जाता है। साथियों हम लोग इसमें इस बारे में बात करते हैं एसओएल। एसओएल क्या होता है और बीओएल क्या होता है। एसओएल को बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। किसी भी गाड़ी को स्टेशन पर डायरेक्ट एडमिट करने के लिए जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे हम सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं। तो साथियों सिग्नल ओवरलैप एसओएल के बारे में समझते हैं। दोहरी लाइन पर प्रस्थान सिग्नल से आगे और एकहरी लाइन पर सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट के आगे जो साफ दूरी रखी जाती है वही होता है सिग्नल ओवरलैप। तो टू स्पेक्ट एसएएल में सिग्नल ओवरलैप का मैक्सिमम दूरी 180 मीटर तथा एमएसीएल मल्टी एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर होता है। अर्थात स्टार्टर से आगे जो दूरी रखी जाती है जो पर्याप्त दूरी टू स्पेक्ट में 180 मल्टी स्पेक्ट में 120 होता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि सिग्नल ओवरलैप मल्टी स्पेक्ट में शायद नॉट बी लेस देन विच, तो मल्टी स्पेक्ट में इसकी दूरी हो जाएगी 120 प्लस ट्रेलिंग पॉइंट, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 120 ट्रेलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 सिग्नल द प्रोवाइडेड टू बी यूज द शंटिंग पर्पज, सिग्नल को शंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए मनाही है। किस सिग्नल तक शंटिंग उपयोग करने के लिए मनाही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल पर शंटिंग सिग्नल नहीं लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन होम इज अ डिफेक्टिव एंड प्री वार्निंग द गिव द एलपी में बी पास सच सिग्नल ऑन द रिसेंट डॉट डॉट एट द फुट ऑफ द सिग्नल, जब होम सिग्नल खराब हो पूर्व चेतावनी दी गई हो तो एलपी सिग्नल के नीचे की प्राप्ति ऐसे सिग्नल से पास करता है। जब पहले से ही यदि होम सिग्नल खराब हो तो उसकी अथॉरिटी आपको T36931 दिया जाता है पहले ही स्टेशन से, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10
whenever IBS is provided, LSS is the interlock with the and the IBS interlock with the, यानी जब IBS प्रदान किया जाता है तो LSS के साथ इंटरलॉक किया जाता है, IBS के साथ इंटरलॉक किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए जो दिया गया है एक्सल काउंटर और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ पैसेंजर गुड ऑन ट्रेन 1 in 8.1 टर्न आउट कर्व स्विच इतना ऑन PSC स्लीपर इन द स्ट्रेट KMPH। साथियों प्रश्न नंबर 11 का एग्जैक्ट आंसर कंफर्म नहीं है, बट डी ऑप्शन होना चाहिए 30/30। प्रश्न नंबर 12, हिम द लीडिंग component of the enclosed engine, the electric wheel in the frame in the trailing compartment by LP, the speed fight cannot be। इसके कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक इंजन अगर कंपार्टमेंट खराब हो जाता है और पीछे से ये ALP कंट्रोल कर रहा है, ALP द्वारा कंट्रोलिंग किया जा रहा है, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? ये 40 kmph, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 40 kmph। क्वेश्चन नंबर 13, द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम PVC इन द डे, यानी प्रीमियम PVC का वैलिडिटी कितना होता है? 12+3, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये एग्जाम्पल ऑफ द कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, यानी परिणामी ट्रेन की दुर्घटना का उदाहरण क्या होता है? टक्कर, आग, गेट और पटरी से उतरना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि परिणामी दुर्घटना के अंदर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास के आते हैं। ए फॉर एवर्जेट ट्रोनिंग, बी फॉर बर्निंग आग, सी फॉर LC और डी फॉर डिलेमेंट, ई फॉर एक्स्ट्रा अन्य। क्वेश्चन नंबर 15, DB आइसोलेटिंग हैंड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इंडिकेटेड। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आइसोलेट। यदि DB की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है तो DB आइसोलेट माना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोलेट। यदि DB वर्टिकल है तो इसका कंडीशन हो जाता है नॉर्मल, DB काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इंजन व्हीसल कोड फॉर गार्ड टू प्रोटेक्ट इन द रियर, पीछे की ओर सुरक्षा के लिए गार्ड की इंजन सीटी क्या होती है? 4 छोटी सीटी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, गार्ड पीछे से गाड़ी की बचाव करें, गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है, 4 छोटी सीटी बजाया जाता है। गार्ड ब्रेक लगाएं, इसकी व्हीसल कोड होता है 3 छोटी सीटी। क्वेश्चन नंबर 17, द व्हीसल बोर्ड इन केस ऑफ अप्रोच टू अनमैन्ड LC गेट, मानव रहित गेट के पास पहुंचने के मामले में CT बोर्ड मीटर की दूरी पर होता है और सिंगल लाइन पर दृश्यता स्पष्ट होने पर इसे कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए? तो साथियों पहला तो 600 मीटर बोर्ड पर होता है, लेकिन कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए 90% कन्फर्म नहीं है, बट इसका ऑप्शन डी होना चाहिए 600/350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्पैच ऑफ मटेरियल ट्रेन वर्किंग द ट्रेन ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन काम करने के लिए सामग्री ट्रेन को भेजने तथा उसी स्टेशन पर वापस लौटने के लिए LP को क्या प्राधिकार दिया जाता है? साथियों इस प्रश्न का आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग लाइन ब्लॉक टू रिसीव द until coming on right line the first unit of the receive on the precision signal the following antenna will be emitted on calling on signal। लाइन ब्लॉक के दौरान यदि दाई लाइन पर आने वाली इकाइयों को प्राप्त करने के लिए पहली इकाई को रिसेप्शन
सिग्नल पर प्राप्त किया जा सकता है और सिग्नलिंग इकाइयों को कॉलिंग ऑन सिग्नल या लिखित पदार्थ पर प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात ऑक्युपाइड लाइन पर, बाधित लाइन पर गाड़ी के लेने के लिए कौन सा प्राधिकार है, तो उसमें दिया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका CT 509। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सीडेंट गिवन इन द एक्सीडेंट टेक प्लेस आउट स्टेशन मेन लाइन अबस्ट्रक्टेड एंड MRT रिक्वायर्ड। दुर्घटना सायरन जब बाहरी स्टेशन पर होती है तो मुख्य लाइन बाधित है तो MRT की आवश्यकता है। साथियों, तो कौन सा हूटर बजाया जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 लंबा 1 छोटा। साथियों, इसको देख लेते हैं। यदि 2 हूटर बजता है तो यार्ड में दुर्घटना हुई है। यदि 3 हूटर बजता है तो बाहरी स्टेशन पर हुई है, मेन लाइन बाधित नहीं है। यदि 4 हूटर बजा है तो दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई है, मेन लाइन बाधित है। यदि इसी में एक छोटी हार्न बजा जाती है तो उसके लिए MRT की आवश्यकता आती है। तो ये प्रश्न में मेन लाइन बाधित है बाहरी स्टेशन पर और MRT की आवश्यकता होती है, तो 4 लंबा प्लस 1 छोटा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, बी द बेस्ट पॉजिटिव में द आइसोलेशन का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वो होता है स्टैंड अप। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेन पार्टिंग द ऑब्जर्व बाई एनी रेलवे सर्वेंट सिग्नल अबाउट नॉट बी एक्सेप्टेड। यदि किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा ट्रेन का विभाजन देखा जाता है तो सिग्नल प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात खतरे का सिग्नल नहीं प्रदर्शित करना चाहिए यदि ट्रेन की पार्टिंग हुई है, क्योंकि जैसे ही खतरा प्रदर्शित करेंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगा, खड़ी कर लेगा और पीछे से टक्कर हो जाएगी, इसलिए खतरा सिग्नल नहीं दिखाना है। प्रश्न नंबर 24, ए सिग्नल विच इन द टेक ऑफ इन द ट्रेन विल बी द पुट ऑन पोजीशन ओनली द ट्रेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंजन फेल्योर इज रिसीव। सिग्नल जो भी किसी ट्रेन के लिए ऑफ किया जाता है और उसे ऑन में रखा जाएगा केवल तब तक जब तक इंजन की विफलता के बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो इसका हो जाएगा दुर्घटना को टालना, एवर्टेड एक्सीडेंट, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल विल बी लोकेटेड इन द डिस्टेंस द मीटर बिफोर इन द गेट। गेट कम डिस्टेंस सिग्नल गेट से कितने मीटर पहले स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 180 मीटर पहले गेट सिग्नल लगाया जाता है। अंटिल ऑफ एयर फ्लो, ये साथियों डीजल का क्वेश्चन है, इसे बाईपास करते हैं। इसको आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक का जो क्वेश्चन है 61 से, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, वाइल वर्किंग विथ MU इफ DJ इज द ट्रिप लीडिंग लोको तो लैंप विल इन द सिग्नलिंग लोको। इसका आंसर पूछा गया है कि यदि MU लोको के लीडिंग लोको में DJ ट्रिप होता है, लीडिंग लोको में DJ ट्रिप होता है तो क्या जलेगा। साथियों इसका देखते हैं। यदि MU लोको है, यदि MU लोको है तो लीडिंग लोको में गड़बड़ी होती है, तो लीडिंग लोको में LSGRT जलता है और ट्रेलिंग लोको में यदि गड़बड़ी जलती है तो लीडिंग लोको में LSOL की बत्ती जलती है। ये दोनों बत्तियाँ दोनों के लिए लगाया गया है। LSOL का मतलब सिग्नलिंग लाइन फॉर अदर लोको, LSGRT अपने यदि खुद के लोको में, जिस लोको से आप वर्किंग कर रहे हैं उस लोको में कोई फॉल्ट आता है तो उसी लोको में LSGRT जलेगा। यदि आप पीछे लोको में कोई गड़बड़ी हुआ तो लीडिंग लोको में LSOL जलेगा। तो ये प्रश्न में दिया गया है कि खुद के लोको में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी में गड़बड़ी हो तो कौन सा लैंप जलेगा, LSGRT। यदि ट्रेलिंग लोको में गड़बड़ी होता तो LSOL। ये LSOL और LSGRT लैंप दोनों लोको में लगा रहता है। MU लोको, ट्रेलिंग लोको और लीडिंग लोको में दोनों में लगा रहता है। तो इसीलिए यदि अपने लोको में गड़बड़ी हुई तो LSGRT, पिछले लोको में गड़बड़ी हुई तो LSOL जलेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, LSDJ, LSCHB, LSB, LSGR के साथ साथ LSGRT जलेगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, इफ ऑल लाइन कंडक्टर नॉट क्लोज WAG 5 लोको इंश्योर कॉक, क्योंकि जो लाइन कंडक्टर CTF J1 J2 को पिकअप कराने के लिए जो प्रेशर जाता है वो हाई टेंशन कंपार्ट में एक काक लगाता है EP1 और EP2। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा EP2 काक, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक काक। क्वेश्चन नंबर 63, इन कन्वेंशनल लोको डुप्लेक्स चेकबाल बीजे सेट एच 5 kg, पारंपरिक लोको में डुप्लेक्स चेकबाल कितने kg पे सेट होता है? तो साथियों इसका आंसर 4.9 भी होता है। यदि आप 5 लगाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, लोकेशन आप ए CTF 3 WAG 7 लोको 27,000 दूर साइड अनवर WOP फिरोजदाबाद। साथियों CTF 3 का लोकेशन पूछा गया है, जो 27,200 से अधिक हो तो उसमें इसका लोकेशन होगा आपका HTC 3 में B पैनल 4 पर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ड्यूरिंग CP एफिशिएंसी टेस्ट द BPSW नॉट प्रेस BP गेज नीडल शुड सो द बिटवीन इतना CP की दक्षता परीक्षण के लिए जब BPS नहीं दबाया जाता है तो BP गेज में नीडल आपका 2.5 या 3.5 के बीच होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 63, while checking the region ICDJ the पेंटो रेज कंडीशन इंडिकेशन, ICDJ के कारणों की जांच करते समय पेंटो उठी हुई है, यह स्थिति संकेत करती है डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एडिशनल CCBA CCDJ, एडिशनल CCBA एडिशनल CCGA। साथियों क्योंकि पेंटो रेज है तो आपका CCPTP सही होगा। इसमें भी दिया है, इसमें CCA से कोई लेना देना नहीं, इसमें भी CC अर्थात एडिशनल CCBA और CCDJ। क्वेश्चन नंबर 67, इनर्जाइज द एनी सेफ्टी रिले कॉज DJ ट्रिप, यदि कोई भी सेफ्टी रिले इनर्जाइज होता है तो DJ कितने सेकंड के बाद ट्रिप होगा? तो साथियों इसमें समय नहीं लगता है अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा B, 0 सेकंड। इन माइक्रो प्रोसेसर लोगो इफ एक्सीडेंट TLT ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ ALFL ACP सर्किट तो चेंज द पोजीशन ऑफ इन द स्विच। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में यदि FL और ACP सर्किट में खराबी के कारण टोटल लॉस ट्रैफिक फॉल्ट का अनुभव होता है तो किस स्विच को बाईपास करते हैं? ये साथी हो जाएगा HPAR, जस्ट लाइक Q51 रिले को जैसे नॉर्मल लोगों में बेच करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में Q51 को बाईपास करने के लिए HPR लगा होता है। इसकी 2 पोजीशन होती है, 1 और 0, 1 पे नॉर्मल 0 पे बाईपास या HQ51 लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन WAG 7 लोको में साइड बियरर नियर टू सेंटर पिवेट केस द वर्टिकल लोड। WAG 7 लोको में साइड बियरर से जो सेंटर पिवट के पास होते हैं वर्टिकल लोड वहन करते हैं, जो सेंटर पिवट से दूर होते हैं वर्टिकल लोड वहन करते हैं। यानी ये सेंटर पिवट और बाहरी पर कितना % लोड होता है उसके बारे में पूछा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा B, 60 और 40%। क्वेश्चन नंबर 71, द बोगी प्रोवाइडेड इन WAG 7। WAG 7 में बोगी होता है कोको टेट्रा हाई माउंटेड एडिशन बोगी। यदि WAP4 है तो इसमें कोको फ्लेक्सी क्वाइल बोगी होता है। तो ये WAG 7 है तो कोको टेट्रा माउंट हाई एडिशन बोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 72, वाइल वर्किंग विथ MU टेल्टल फ्यूज द प्रोजेक्ट इन द ट्रेलिंग लोको। तो कौन कौन से लैंप लीडिंग लोको में जलेगा? साथियों इसके कहने का मतलब है ट्रेलिंग लोको में टेल्टल फ्यूज मेल्ट होता है तो लीडिंग लोको में कौन सा लैंप जलता है? तो टेल्टल फ्यूज यदि मेल्ट होता है तो आपका LS रसाई का लैंप जलता है। तो LS पीछे वाले लोको में मेल्ट हुआ है
तो लीडिंग लोको में LSOL अर्थात अदर लोको में फॉल्ट है, तो LSOL के साथ LSRSI जलेगा, क्योंकि इसमें LSDJ LSB की बत्ती नहीं जलता। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, इफ Q51 परमानेंटली इनर्जाइज क्रू एक्सपीरियंस ट्रैक्शन फेल्योर, यदि Q52 परमानेंट इनर्जाइज हो जाएगा तो आपका टोटल लॉस ट्रैक्टिव इफर्ट मिलेगा विथ LSP, विदाउट LSP और ऑटो रिग्रेशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, TLT विदाउट LSP। टोटल लॉस मिलेगा लेकिन LSP की बत्ती बुझी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 74, वाइल इनर्जाइज 3 फेज लोको EDBA मीटर मोड से 0 तो कॉरिडोर लाइट आल्सो नॉट ग्लोइंग, चेक द MCB। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस MCB की ट्रिप करने से UBA में बैटरी वोल्टेज 0 दिखाएगा। तो इसमें दिया है 100, 110, 110, 112, 112, 112.1, 100 अर्थात 112.1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि बैटरी का MCB 112, 112 पॉइंट, यानी इन दोनों MCB के बाद ही UBA मीटर में सप्लाई जाती है। इन दोनों में से कोई ट्रिप रहेगा तो UBA में वोल्टेज 0 दिखाएगा, तो अर्थात ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, इन 3 फेज लोको पार्किंग ब्रेक अप्लाई एंड रिलीज थ्रो द स्विच, यानी ए पैनल पे लगे किस स्विच या पुश बटन के द्वारा पार्किंग ब्रेक को रिलीज करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व, BPCS, BPPB, नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सोलेनॉइड वाल्व से रिलीज होता है, लेकिन इसमें ए पैनल पे लगे स्विच के बारे में पूछा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, BPPB। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 76, इन 3 फेज लोको SS18 बिलोंग टू सब सिस्टम। साथियों, SS18 किससे बिलोंग करता है? ये होता है साथियों प्रोसेसर FLG2। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखेंगे SS01 होता है मेन पावर होता है, SS02 बोगी 1 होता है, SS03 बोगी 2 होता है, SS04 होता है आपका हार्मोनिक फिल्टर, SS05 हो जाता होटल लोड, SS06, SS07, SS08 ये हो जाते हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 3, और SS09 आपका SS09 हो जाएगा बैटरी, SS09 बैटरी हो गया। SS10 हो जाता है आपका ब्रेक सिस्टम, SS11 हो जाता है HB1, SS11 HB2, और SS13 आपका कैब 1, SS14 कैब 2, SS15 फायर डिटेक्शन, SS16 स्पीडोमीटर, SS17 प्रोसेसर FLG1 और SS18 प्रोसेसर FLG2। अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, प्रोसेसर FLG2। क्वेश्चन नंबर 77, इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी मोटर वर्क 1 इन द कूलिंग मोड, यानी 3 फेज लोको में सहायक मोटर केवल कूलिंग मोड में काम करती हैं। वो कौन सी मोटरें जो केवल कूलिंग मोड में काम करती हैं? तो दिया है इसमें ऑल 3 फेज गलत, ऑल सिंगल फेज मोटर और मोटर MCB ये भी गलत, ओनली सिंगल फेज और MCB है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि जो सिंगल फेज की मोटर और MCB होती हैं ये कूलिंग मोड में काम करती हैं, बकिया आपका MCB और ऑल सिंगल फेज मोटरें ये दोनों नहीं होगा, एक तो होगा लेकिन MCB नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 78, इन 3 फेज लोको फिटेड टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर, 3 फेज लोको में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर फिटेड हैं? ये हो जाएगा 3 फेज सिंक्रोनस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 79, इन 3 फेज लोको पोजीशन ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्विंग ड्यूरिंग द कैब चेंजिंग। इसका कहने का मतलब है कि जब हम कैब चेंज करते हैं
तो BL की क्या पोजीशन होती है, कैप चेंजिंग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक की क्या पोजीशन होती है। तो साथियों जब हम कैप चेंज करते हैं तो सेल्फ होल्ड मोड में होता है, तो अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इन 3 फेज लोको व्हेन पार्किंग ब्रेक आर अप्लाइड टू पार्किंग ब्रेक गेज शो। तो आपका 0 kg, 4 kg, 3.5 kg, 6 kg जब पार्किंग ब्रेक अप्लाई होता है तो गेज में प्रेशर 0 kg शो करता है, यदि रिलीज है तो 6 kg शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 81, इन 3 फेज लोको हैविंग नंबर ऑफ सिंगल फेज 415 वोल्ट ऑक्सिलरी मोटर, 3 फेज की कितनी ऑक्सिलरी मोटर लगी हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है क्वेश्चन नंबर 81 में। तो 3 फेज की ऑक्सिलरी मोटर 12 हो जाएंगे, यदि चार्जर को जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। तो क्यों इसमें सिर्फ ऑक्सिलरी मोटर पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 12 ऑक्सिलरी काम करती हैं, जैसे OCB1, OCB2, TMB1, TMB2, उसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर और TFP1, TFP2 और SR ऑयल के पंप 1 एंड 2 और आपका एक MCP1, MCP2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, द व्हेन ZTL स्विच ऑन इन द ट्रैक्टिव फट लिफ्टेड इन द किलो न्यूटन WAG9, ZTL चालू होता है तो WAG9 में ट्रैक्टिव फट कितना सीमित करता है। साथियों ये 300 किलो न्यूटन करता है। क्वेश्चन नंबर 84, इन 3 फेज लोको कंटिन्यूअस प्रेसिंग BPFA, यदि BCD या PPSA को कंटिन्यू में दबाएंगे तो कार्ड है जिसको क्या कहते हैं, डेड मैन मोड हो जाता है। BCD डेड मैन मोड में चला जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, इन WAG5 लोको TCU कैन बी इन द आइसोलेट टू ब्रिंग इनटू इन द सर्विस थ्रू इन द DDU पेज, यानी इसका DDU डिस्प्ले से ट्रैक्शन मोटर को कैसे आइसोलेट करते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो ट्रैक्शन स्टेटस, HB स्टेटस, ऑक्सिलरी स्टेटस, होम। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रैक्शन स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 86, WAG12 लोकोमोटिव बोगी, इसमें बोबो बोगी लगा होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोबो। क्वेश्चन नंबर 87, ZTL पोजीशन WAG12BR। साथियों इसमें एक स्विच होता है ZTL, उसके स्विच के ऊपर नीचे स्विच के बगल में लिखा रहता है, वो आपको ये मिलेगा 300 या 529 किलो न्यूटन लिखा रहता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 300, 0 या 529। इसकी 3 पोजीशन होती है, जैसे इसमें ZTL जो ZTL स्विच लगा होता है इंडिकेशन पैनल के बगल में, तो उसमें इसकी पोजीशन होती है 0 ऊपर लिखा रहेगा, 300 और 529। तो नॉर्मल पोजीशन इसके 0 पे रहता है। यदि हमको 300 न्यूटन तक ट्रैक्टिव फट को लिमिट करना है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, यदि 529 तक लिमिट करना है तो इसको नीचे लाते हैं। तथा इसकी 3 पोजीशन लगती है, लिखा रहता है 300, 0 और 529 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 88, MRB इज इन द WAG12। इसके कहने का मतलब है मशीन रूम ब्लोअर किसे करता है, तो टू कोल द इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक, टू कोल द TM, टू कोल द ट्रांसफार्मर ऑयल, टू लोको इलेक्ट्रिक वाटर कूलेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, टू कूल ई ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 89, इन WAG12 लिखो में TMB फेल ऑन द बोथ पैनल, TE विल बी रिड्यूस टू। साथियों इस प्रश्न का आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको घेर देते हैं। यानी 89, जो भी साथी इस प्रश्न का आंसर जानेंगे वो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 90, इन द कन्वेंशनल लोको डिफेक्टिव MPH मोटर लीड टू ट्रिपिंग फेल्योर। पारस्परिक लोको में MPH मोटर की खराबी होने पर ट्रिपिंग फेल्योर कब बनती है, इसको पूछा है। तो हो जाएगा ऑपरेशन बी पार्ट 1। साथियों इसका एक ट्रिपिंग के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे अच्छे से,
जो आप कन्वेंशनल लोको में ट्रिपिंग कभी नहीं भूलेंगे। छोटा सा इसका असर देख लेते हैं कि ये दिया गया है कि BLDJ ऑन करने पर, BLRDJ प्रेस करने पर LSCHPA बुझने के 5 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप करता है तो खराबी होता है पांचों ऑक्सिलरी में MPH, MBSL1, MBSL2 तथा MBSI1, MBSI2। तो इसमें 2 कंडीशन आता है, BLRDJ छोड़ते ही LSCHPA बुझ रहा है, लेकिन BLRDJ छोड़ते ही ट्रिप कर रहा है तो Q30 में खराबी होता है। लेकिन BLRDJ छोड़ने के बाद 5 सेकंड के बाद ट्रिप होता है तो इसके जो 5 आयनों के साथ जो 5 ऑक्सिलरियाँ चलती हैं उसमें खराबी है। तो इसको ऑपरेशन करके बारे में लिखा कि ऑपरेशन बी का पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो आपका ये मोटर से संबंधित खराबी है उसको पार्ट 1 माना है, यदि Q30 में खराबी है तो उसको पार्ट 2 माना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑपरेशन बी भाग 1, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 लिखा है कि कन्वेंशनल लोको यदि न्यूट्रल सेक्शन पार करने के बाद ICDJ का अनुभव करता है तो क्या फॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया CCPT, CCBA, एडिशनल CCBA, CCPT, एडिशनल CCBA, CCBA, CCPT, CCDJ। साथियों इसके कहने का मतलब है न्यूट्रल सेक्शन के बाद ही ICDJ मिला, अर्थात इसका CCPT, CCDJ सही है, नहीं तो चलती गाड़ी में डीजे ट्रिप होता। यदि रनिंग कंडीशन में यदि डीजे ओपन नहीं है तो एडिशनल CCBA, CCBA मेल्ट हो जाएगा, तभी में गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही एक बार डीजे ओपन करेंगे दोबारा क्लोज नहीं होगा। यदि एडिशनल CCBA, CCBA मेल्ट होगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इन 3 फेज लोको MCP कट इन kg बिलो प्रेशर एंड कटआउट। 3 फेज लोको में कट इन कटआउट कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा कट इन 8 kg पर, कटआउट 10 kg पर होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन ये हो गया 8 और 10 kg। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 इन 3 फेज ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट बाय ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 मीन्स मोटर में भी डिफेक्टिव। साथियों लिख रहा है कि यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो गया, आइसोलेट दो आइसोलेट हुआ, उसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट हुआ तो खराबी किस में है। साथियों इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर की लोड शेयरिंग में, लेकिन इस प्रश्न में जो आ रहा है इसको हम बताते हैं कि कोई भी ऑक्सिलरी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बर 1 से आपका OCB1 एंड OCB2 चलता है, और आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से आपका TMB1, TMB2 और ट्रांसफार्मर, ऑयल पंप तथा TFP पंप चलते हैं, और बर 3 से आपका चलता है MCP1, MCP2 बैटरी चार्जर और आपका स्क्वेंजिंग ब्लोअर। ये नॉन मॉडिफाई लोको है, उसके बारे में से उसी का क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो साथियों देखेंगे कि लोड शेयरिंग, पहले हम समझते हैं लोड शेयरिंग क्या है। जैसे इन्होंने पूछा कि बर 2 के बाद बर 2 आइसोलेट होता है, तो जब भी कोई बर 1, बर 2, बर 3 आइसोलेट होता है तो सारे ब्लोअर 1 पे और सारे मोटर 1 पे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लोअर कौन कौन से हो गए, जैसे हो गया OCB1, OCB2, TMB1 एंड TMB2, और इसमें मोटर हो जाएंगे TFP, TFP12, SR ऑयल पंप और आपका MCP1 एंड 2। कोई भी 1, 2, 3, 4 बार, कोई भी 3 बार हैं, इनमें से कोई भी आइसोलेटेड होगा तो ये लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं कि ब्लोअर 1 से चलेगा और TMB आपका पंप 1 से चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि बर 1 आइसोलेट हो गया, तो बर से तो कोई चीज़ चलेगा, शेयर किस पे जाएगा, 2 और 3 पे। तो 2 पे सारे ब्लोअर आ जाएंगे, 3 पे सारे TFP आ जाएंगे, यानी पंप आ जाएंगे। और इसी तरह से मान लीजिए कि बर 2 आइसोलेट हो गया,
बर 2 आइसोलेट याद इसको निगलेक्ट कर दिए, बचा कौन? बर 1 एंड बर 3। तो जब से जो सबसे टॉप पे है उसको हम टॉप ही पे लेते हैं। जैसे 1 2 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गए, तो जो ऊपर है जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 ऊपर है, उसके बाद 2 है, तब 3 है, 3 सबसे नीचे है। तो जो भी यदि इन तीनों में से सबसे ऊपर हम उसी के हिसाब से लेते हैं, जैसे 1 2 3, मान लीजिए कि ये 2 गायब हो गया, तो बचा कौन? 1 और 3, 1 और 3 बता। तो 1 पे सभी ब्लोअर चले जाएंगे और 3 पे आपका क्या चला गया? सब पंप जाएंगे। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन नंबर था 94। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 इज आइसोलेटेड फॉलोड बाय ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 मीन्स 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट होता है, तो कौन सा मोटर दोषपूर्ण होगा? तो 2 आइसोलेट हुआ, उसके बाद 1 अभी आइसोलेट हो गया। तो 2 आइसोलेट के बाद 1 आइसोलेट हुआ। तो जो 2 से चलता था TMB और पंप TFP1 SR की पंप, तो इसका 2 से चलने वाला ब्लोअर गया 1 पे, तो कौन सा ब्लोअर जाता है 2 से? कौन सा? TMB1 TMB2 चल रहा था। यही जो TMB1 TMB2 में डिफेक्टिव था वो गया बर 2 पे, बर 1 पे, तो उसको भी आइसोलेट किया। तो खराबी किस में था? TMB1 एंड TMB2 में। यानी 94 का हो जाएगा TMB1 एंड TMB2। साथियों एक क्वेश्चन छूट गया 93, इसको देखते हैं। 93 इन 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट बाय ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। इसमें लिखा है कि 1 आइसोलेट हुआ, उसके बाद दूसरों को आइसोलेट कर दिया। तो 1 आइसोलेट हुआ तो इसका भार गया 2 और 3 पे, तो 2 ऊपर है तो 2 पे सभी ब्लोअर और इस पे सभी पंप हो जाएंगे। तो 1 से क्या चलता था? OCB1 एंड OCB2, यही ब्लोअर ना 2 पे जाएगा क्योंकि ब्लोअर ग्रुप में जाएगा, तो 2 को आइसोलेट किया। तो 1 से क्या चलता था? OCB1 और OCB2 गया किस पे? 2 पे। यानी इसमें यदि खराबी है 1 को तो आइसोलेट ही किया, लेकिन जब ये इसका शेयर 2 पे जाएगा OCB1 तो इसको भी आइसोलेट कर दिया, यानी खराबी OCB1 OCB2 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा OCB1 एंड OCB2 ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 95 इन 3 फेज लोको आफ्टर रेजिंग पेंटो टच टू कंटैक्ट वायर ट्रांसफार्मर गेट सप्लाई VCB। 3 फेज लोको में पेंटो उठाने के बाद संपर्क तार से स्पर्श करने पर किस ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलेगी? तो लिखा है पोटेंशियल, मेन, हार्मोनिक, नन अपडेट। साथियों VCB क्लोज हो या न हो, जैसे ही पेंटो रेज होता है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 96 नॉर्मली टू एडजस्ट 25 kV, साथियों TRD का क्वेश्चन है। नॉर्मली टू एडजस्ट द 25 kV एक्सिस ट्रैक्शन सब स्टेशन वर्क इन। इसके कहने का मतलब आता है 2 संधारित 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन रूप के कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा नंबर ऑफ प्लेट एस्बेस्टस स्ट्रक्चर अप लाइन विल बी दी सच। OHE जो साथियों जो OHE पे किलोमीटर लिखा रहता है उसके बारे में जिक्र किया है, अप लाइन एंड डाउन लाइन। साथियों इसको ध्यान से देखिएगा, इसके किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार इसको देखें, ये जो OHE पे किलोमीटर लिखा है तो लिखा है कि यदि अप डाउन में गाड़ियां जा रही हैं तो किलोमीटर किस तरह लिखा रहता है। तो साथियों हम आपको बता दें, यदि अप लाइन में गाड़ी जा रही है तो किलोमीटर जो बाई करके लिखा रहता है, जैसे हमने आपको बता रहा 20/3 लिखा हो, 20/5 लिखा हो या 20/2 लिखा हो, तो ये जो बाई करके ये जो लिखा है 3 या 5 ये विषम संख्या में होता है।
यानी अप लाइन में किलोमीटर जो नीचे लिखा रहता है वो विषम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए हम अप लाइन में जा रहे हैं तो किलोमीटर लिखा रहेगा 1/1/1, 1 का 1/3, 1 का 1/5, 1 का 1/7, अर्थात जो अपान बटे करके है वो 4 नहीं मिल सकता है। यानी अप लाइन में जो बाई करके सारे लिखे रहेंगे, बटा करके जो नंबर नीचे लिखा है वो सारे अंक आपको विषम संख्या और संख्या में मिलेंगे। इसी का उल्टा यदि डाउन लाइन में गाड़ी चल रही है तो जैसे डाउन लाइन में है तो इसका किलोमीटर आपको हो जाएगा 21/2, 21/4, यानी जो सारे नीचे बाई करके अंक लिखे हैं वो सभी अंक आपको सम संख्या इवन सब में मिलेंगे, अर्थात सब संख्या मिलेंगे। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन जो लिखा उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अप लाइन में लिखा तो देखिए ऑप्शन सी में लिखा 75/13, 15, 17, अर्थात नीचे में जो सभी दिखाए गए हैं वो आपको ओड संख्या विषम संख्या में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज टू बी इन द मेंटेनेंस एसपी फॉर। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रेनों के प्रभावी संचालन की एसपी पर न्यूनतम वोल्टेज कितना होना चाहिए। साथियों इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। आई होप कि आंसर 90 kV होना चाहिए। जो भी साथी इसका आंसर जानेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 99, इन रेगुलेटेड OHE वायर एंटी क्रिप्ट पॉइंट एडाप्टेड। रेगुलेट OHE में एंटी क्रिप पॉइंट कहाँ प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी साथियों, तनाव लंबाई का मध्य होता है इसका, मिड वे ऑफ टेंशन लेंथ। क्वेश्चन नंबर 100, विच टाइप द न्यूट्रल सेक्शन यू प्रिफर इन द हैवीली ग्रेड सब सेक्शन। यानी भारी ग्रेडेड या उपनगर क्षेत्र में किस प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन लगाए जाते हैं। छोटा टाइप का न्यूट्रल सेक्शन इसमें लगाया जाता है। शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन, कंप्रेजिंग सेक्शन, इंसुलेटर असेंबली। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 101, जी जंपर इज यूज एट। ये अनरेगुलेटेड ओवरलैप तथा टर्नआउट क्रॉसओवर सभी पे उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जी जंपर का उपयोग बोथ अनरेगुलेटेड ओवरलैप एंड टर्नआउट एंड क्रॉसओवर पे। क्वेश्चन नंबर 102, परमिट टू वर्क WTT सेंट्रल वर्क 25 नियर 25 kV। यानी 25 kV OHE के पास काम करने के लिए उसके निकट परमिटेड टू वर्क मीटर कितने अंतर का गैप होना चाहिए। तो साथ ही इसका स्टैंडर्ड दूरी है 2 मीटर का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, ए सेक्शन ऑन विच पावर ब्लॉक हैज बीन ग्रेटेड द लेटरल प्रोटेक्शन एज इन द प्रेशर टेक स्टॉप लाइन मूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक लोको रनिंग ऑन द ट्रैक। उस खंड पर जहां पावर ब्लॉक दिया गया हो सुरक्षा उपाय से लेटरल प्रोटेक्शन को लागू किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक लोको की गति को रोक सकें। इलेक्ट्रिक लोको की गति को रोक सकें। इसका आंसर हो जाएगा साथियों एक सेम ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 104, एक्सटेंडेड PTFP। ये एक टाइप का न्यूट्रल सेक्शन है, उसी का पूरा नाम पूछा है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इन 25 kV AC ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 105, इन 25 kV AC ट्रैक्शन क्लियरेंस बिटवीन ODC कंटैक्ट वायर लेस देन 200 mm से कम मोर देन 100 mm तथा 100 mm से तो देन ODC को चलाई भी जा सकती है विदाउट पावर ब्लॉक। यानी
इसका आंसर हो जाएगा 15 kmph स्पीड से चलाई जाता है यदि 100 मोर देन 100 mm तक ओडीसी हो तो। क्वेश्चन नंबर 106 डिफरेंट बिटवीन ट्रेन डिपार्चर टाइम एंड एक्चुअल साइनिंग ऑन टाइम। साथियों एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बस इसका एक दे देते हैं। इसको हम लोग पीडीडी के नाम से लाबी पे सुने हैं तो ये याद है। एक्चुअल ट्रेन डिपार्चर टाइम और एक्चुअल साइनिंग ऑन टाइम को हम लोग पीडीडी के नाम से जानते हैं। 107 को भी देख लेते हैं। यदि क्रू फेल्ड द बीए टेस्ट क्रू स्टेटस कोच, यानी सिस्टम बीए फेल में चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 108 भी लग रहा है साथियों, ये कम CMS से है कि ऑप्शन इज फॉलोइंग द गेट फॉर नाइट। इस क्रू बुकिंग करते समय विकल्प लागू किया जाता है कि 15 दिन के घंटों की गणना की जा सके। तो इसका हो जाएगा साथियों ऊपर सभी FI FO प्रोग्रेसिव घंटे। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 199 पैरामीटर टू बी चेक इन द फेज क्रू एज पर रूल PME एंड GSR ट्रैक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी लिख रहा है कि नियम के अनुसार क्रू लाने के लिए जांच के लिए पैरामीटर क्या है। तो PME होना चाहिए, SR ट्रैक्शन एंड ट्रेनिंग, LR टेस्ट, लोको कॉम्पिटेंशियल। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे, कुछ ज्ञान मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको अच्छी नॉलेज, छोटी नॉलेज को ग्रहण करें। और जो भी यदि इसमें क्वेरी हो तो कृपया कमेंट में लिखें। धन्यवाद।